नमस्कार कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी। नमस्कार आपको, दर्शकों को। कर्नल साहब, राहुल गांधी जनरल नरवणे की जिस किताब को लेकर शोर मचा रहे थे, उस पर अब पेंगुइन की तरफ से भी सफाई आ गई, जनरल नरवणे की तरफ से भी आ गई कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, यही स्टेटस है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी ने ये पूरा रायता आखिर किसके कहने पर, किस साजिश के तहत फैलाया? मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, मकसद तो बड़ा क्लियर है कि आपने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और उस फ्रेटर्निटी को आपने टारगेट करना है जिसके ऊपर देश का सबसे ज़्यादा भरोसा है। इन्होंने कभी सीबीआई को, कभी ईडी को, कभी इलेक्शन कमीशन, हर किसी को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया। कभी कहते हैं वोट चोरी होगी, कभी कहते हैं ईवीएम में ये हो गया, कहते हैं ईडी जो है वो बदला ले रही है, सीबीआई जो वो है। तो कुछ चला नहीं और स्टेट पे स्टेट हारते गए। तो अब सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि जिस पे देशवासियों को भरोसा है, ऐसा इंस्टीट्यूशन, उसको टारगेट करते हैं। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। जब डोकलाम में क्राइसिस चल रहा था, भूटान ट्रायंगल पे, भूटान, इंडिया और तिब्बत के, तो उस टाइम ये जाके चाइनीज एम्बेसी में इसने ब्रीफिंग ली थी। अपने नहीं पूछा था, लीडर ऑपोजिशन पूछ सकता था ना कि मेरे को ब्रीफ करो। और जिस पार्टी ने एमओयू साइन कर रखा है चाइना के साथ, तो यू नेवर नो वो क्या, तभी तो आवाजें उठ रही हैं। अभी ये स्पेकुलेशन के दायरे में तो आता है कि भाई चाइना के कहने पे कह रहा है, सोरोस के कहने पे कह रहा है, इसके 10 तो खत्म है, इसके बाहर जाता पता नहीं कौन इसको क्या क्या देता है। वो रीजन तो चलो कभी आएगा, बाहर नहीं आएगा, मतलब कौन इसके पीछे है वो तो स्पेकुलेशन के दायरे में आता है। बट कर क्यों रहा है? ये देश में शांति फैलाना चाहता है, लोगों का ट्रस्ट भंग करना चाहता है अपनी फौज के ऊपर, और उसमें चाहे देश की आहुति चढ़ जाए, इसको कोई मतलब नहीं। तो ये सबक हमें देखना पड़ेगा कि एक अनपब्लिश्ड, उस पर लीगल कार्रवाई भी होगी, एफआईआर लॉन्च होगी हैं, तभी तो पेंगुइन ने स्टेटमेंट दिया है आज। दूध का दूल्हा हुआ तो पेंगुइन भी नहीं है, उसकी और भी बड़े करतूतें हैं, बाद में धीरे धीरे बाहर आएंगी। बट द फैक्ट रिमेन्स की जब जनरल नरवाने ने बोला कि भाई मेरी किताब पब्लिशर के पास है और वो एमओडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ये पब्लिश नहीं है, उसने एक वर्ड बोल दिया था तब जनरल साहब ने कि इट्स अवेलेबल, आई थिंक उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई। फिर आप किताब लेके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल की और लाल सी किताब छाप के इलेक्शन में आप घूमते रहे, अंदर से ब्लैंक थी, खाली थी। तो यहाँ भी आप कवर दिखा रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये जो हमारे रजीम चेंज की एफर्ट हैं, जो देश में अस्थिरता लाने की है, आपको क्या लगता है कि यूएस ने हमसे जो ट्रेड डील की बात की है, बड़े खुश होके की है? वो तो मजबूर हो गया लास्ट में। जब तक उसके हाथ में पावर थी वो हमें प्रेस करता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा, देखा काबू नहीं आ रहा। तो जब वॉर बाई अदर मीन्स, इसी को तो कहते हैं कि आप खुले आम नहीं लड़ना चाहते तो आप ऐसे लड़ो। और हमारे अंदर तो हमें पता ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉरेन मीडिया, फॉरेन थिंक टैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स के को सलामी देते हैं। तो ये भी उनमें से एक है। ओवरऑल एक बहुत ही घटिया काम है, घिनौनी हरकत है, ये नहीं करना चाहिए जी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अपनी फौज पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब इस किताब के बहाने या जो कुछ राहुल गांधी ने किया, गलवान का मुद्दा फिर गरमाया। और यही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने ये कहा था कि गलवान में हमारे सैनिक पिटे, कितने शर्मनाक बयान दिया था। और आज कह रहे हैं कि मुझे तो जनरल नरवणे पर पूरा भरोसा है। तो उन्हीं जनरल नरवणे ने ये भी तो कहा था कि हमारी 1 इंच जमीन भी चाइना को नहीं गई है। तब तो इनको भरोसा नहीं था, तब तो ये बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। वही ना, आप इसी को तो नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं ना। आपको जनरल साहब पे भरोसा है, जनरल साहब ने वो चीज़ लिखा क्या है उसमें? उन्होंने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री को बोला, रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात की होगी, जो कि जनरल साहब को पता नहीं, अंडरस्टूड है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने चाइना में किससे बात की, रक्षा मंत्री जी ने किससे बात की, डोवाल साहब ने किससे बात की, चाइना में कुछ हुआ, तभी उधर से बोला कि ओके हम सुबह मीटिंग करते हैं। बट ग्राउंड पे चीज़ें, चाइना को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाले कुछ बोलते हैं तो नीचे कुछ और करते हैं। और वो पहला इंस्टांस नहीं था जो गलवान में PP-14 पे हुआ था, उस टाइम भी चाइना ने कहा था कि सब ठीक है। और जब हथापाई हुई तो फिर जो कैजुअलिटीज हमारी भी हुई और उनकी तो बहुत ज़्यादा हुई। तो जब ये ऐसे वाली जब बात चल रही है और आगे से फाइनल मैसेज आता है कि आप जो चीज़ समझें करें एज ए फौजी, इससे अच्छा मैसेज और क्या हो सकता है? उसको ये ट्विस्ट करना कि जनरल नरवाने, उसमें एक जनरल साहब ने जिसको अपने देश की समझ है, देश की फिक्र है, उनको ये समझ ये भी आती है कि यहाँ एक जगह लड़ाई होती है, वो लड़ाई वहाँ तक सीमित नहीं रह जाती। अगर सपोज वहाँ पे कैलाश रेंज पे लड़ाई शुरू हो जाती, तो क्या पता था कि कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ घंटों में वहाँ स्टार्ट हो जाती, ऊपर डीपीओ में स्टार्ट हो जाती,
और उसका जियोपॉलिटिकल क्या, तो उन्होंने अपना एक पैरा लिखा कि मेरे को ये सारी ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे कि लड़ाई बढ़ गई तो क्या होगा, वो हो गया। फिर वो कहते हैं कि मैंने ब्लफ खेला और वो ब्लिंक कर गया चाइना। ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है। प्रधानमंत्री जी और क्या बताएंगे उनको कि तो टैंक को 5 मीटर आगे ले जाना, फिर 3 मीटर पीछे ले आना, फिर टैंक की नली उधर कर देना। वो प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है ना, वो तो फौज का काम है। तो ये कहना कि जो चीज़ समझे आप करें, ये दिखाता है कि टॉप लीडरशिप को इतना भरोसा है। क्योंकि अगले दिन अगर कुछ पुट हो जाता, जिसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं, उल्टा कुछ पड़ जाता, तो लोग तो मोदी जी के पीछे पड़ते ना। जब आप सेना को जनरली बोलते, जनरल साहब का नाम नहीं आता, बोला प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, सेना ने ये कर दिया। तो जब कोई कहता है कि तू जाके कर जो करना है, मैं पीछे खड़ा हूँ, ये दिखाता है कि एक आपस में जो समझ है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो ट्रस्ट है फौज के ऊपर, ये बड़ा एक अच्छा रीज़न है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ऐसे फौज काम करती है। हम पाकिस्तान फौज की तरह काम नहीं करते। अगर आप उसको घुमा के फिरा के, वो एक गरम आलू वाली उसमें लाइन लिखी हुई थी, तो हो नेचुरली आपको जब बोला गया कि करो तुम, देखिए अंजू जी, आप भी पूरी ज़िंदगी किसी एक काम, जब प्रोफेशन है, आप काम करते हो, आप उसमें एक्सेल करते हो, फिर एक टाइम आता है उसमें आपकी कसौटी होती है, किसी भी टाइप का हो सकता है ना। लाइक कल कल को आपको बोला गया जाओ जी आप प्यूटिन को इंटरव्यू करके आओ, तो आपकी तो नर्वसनेस थोड़ी होती है ना। 3 साल के पत्र के मुल्क को सामने कौन बैठा है, लोग होता है। इसी तरीके फौज तैयारी करती है, जनरल्स तैयारी करते हैं, और जब वो मोमेंट आता है तो एक थोड़ा सा सोच विचार तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप बेवकूफ़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते ना कि पूरी देश को भुगतना पड़े बाद में। तो उस टाइम वो जो उन्होंने लिखा है कि कोविड में हम लड़ रहे थे, इकॉनमी हमारी खराब हो रही थी, देश के अंदर क्योस फैला हुआ था, तो उन्होंने एक पैरा उसमें लिखा कि ये मेरे दिमाग में चीज़ें आई, और आनी चाहिए ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो इसको खाम खा का इसको ब्लो अप नहीं करना चाहिए था। जी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास किताब चली गई थी और वहां रुकी हुई, तो रुकी रही, अभी खत्म है ना, उन्होंने तो इसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जिस शख्स ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक दिन पहले ही हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, और उससे जाहिर सी बात है चाइना तो खुश नहीं होगा ना। चाइना तो सबसे ज्यादा परेशान होगा कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आना और चीनी टैंक वहां तक पहुंच गए हैं, ये सारे सवाल उठाना, ये सब तो टाइमिंग पर तो सवाल उठेगी कि चाइना के प्रोपेगेंडे को राहुल गांधी लेकर आए, वो भी बजट सत्र के दौरान। हमारे पार्लियामेंट के हर सत्र से पहले ये कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं। अब चाइना के होने पे कहा ये हुआ है, जहाँ जॉर्ज सोरोस, जो कि जिसकी बनती नहीं है ट्रंप के साथ, और डीप स्टेट का मालिक है, और इसका अनऑफिशियल उसको क्या बोले अभी, इसका भगवान है ये राहुल का वो। तो ये भी हो सकता है कि उधर से प्लांट किया हो, हम्म। है ना। चाइनीज के साथ तो एमओयू है, वो भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ कि वो स्पेकुलेशन है, लेकिन इंटेंट क्लियर दिख रहा है। किया क्यों गया ये बड़ा क्लियर है। किया इसलिए गया कि देश में अराजकता फैले, लोगों को विश्वास टूटे सरकार के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और आप सबसे सेंसिटिव जगह पे चोट कर रहे हो। तो वो जो फिर तभी तो चाणक्य की जो बात शायद उसने कही ना कही, किसी को नहीं पता, लेकिन वो मीम घूमता है कि विदेश से विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी अपने दो, तो वो फिर लगता है कि भाई यही है, इसलिए बोला। क्योंकि आप इस हरकत को आइसोलेशन मत देखिए ना। आप देखिए कि इसने कितनी बार जाके देश के बाहर जाके देश का बुरा भला कहा है, कितना कुछ बोला है, नए नए टर्म्स दे दिए हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, किरोसिन फैला हुआ है, बस माचिस लगाने की देर है। सब इन्होंने कोशिश की, और यही होता है। आप डेमोक्रेसी में जहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही है, आप इधर बकवास करी जा रहे हो, पीछे आप देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो जो अपने पंचायत के इलेक्शंस में पिट गई ना कांग्रेस। तो लोग समझते हैं, जिनके बच्चे, हमारे कौन से गांव हैं जहाँ से बच्चे फौज में नहीं जाते, सबको पता है फौज कैसे काम करती है, क्या होता है। ये वैसे बैठ के बातें करना, ये तो देशद्रोह है। पेंगुइन शुड आल्सो बी टेकन टू टास्क, कि अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट था तो लीक कैसे हुआ भाई। पेंगुइन को एक किताब छापता पूरे साल में, 100 टाइटल छापता है हर साल में, हर हफ्ते इनकी किताब बाहर आती है, बाकी क्यों नहीं लीक हुई आज तक। और जो स्क्रिप्ट लीक हुआ, जो मैंने भी पढ़ा है, उसके ऊपर पूरा वाटरमार्क लगा हुआ है पेंगुइन का। तो आपने वाटरमार्क बनाया हुआ है, तो बाहर कैसे आया भाई। अभी तुम जितनी मर्जी दो जस्टिफिकेशन। और दूसरा उसके ऊपर कि जो पब्लिश्ड ही नहीं है चीज़, और पार्लियामेंट के अंदर आप जो चीज़ पब्लिश्ड नहीं है, जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको आप बात ही नहीं कर सकते। तो ये उसने अपना एक बेवकूफ़ फिर बनाया। जब बीजेपी की थोड़ी सी जब सेटबैक लगता है, जैसे यूजीसी में लगा थोड़ा सा बहुत,
तो तब ये कुछ ना कुछ ऐसे कांड करता है और फिर लोग दोबारा बोलते हैं यार कुछ भी है, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो ठीक है, स्टार कैंपेनर है वो, करने दो। स्टार कैंपेनर है। और आप सोचिए कि किस तरह के बैनर पोस्टर, मुझे तो हैरानी होती है कर्नल साहब कि इतनी जल्दी इनके पास इतने बड़े बड़े पोस्टर आ जाते हैं, बैनर आ जाते हैं, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। आप देखो पूरे देश में वो अलग अलग दूर दराज के इलाकों में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वो क्या है, यही सब है। तो ये तमाशा करने में बड़े माहिर हैं। लेकिन जैसे अभी बात हो रही है ना कि डील हुई अमेरिका के साथ, बड़े प्रेशर में अमेरिका ने डील की, क्योंकि ईयू के साथ होगी, उनको लगा हमारी तो नाक कट गई, तो हमको तो कैसे कैसे करके करना है। उसको लेकर भी रायता फैलाया जा रहा है कि किसानों के हितों को ताक पर रख दिया। और अब तो कहीं ना कहीं कुछ किसान भी बातें करने लगे हैं, भाषण देने लगे हैं कि हम जल्दी ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो यानी कि इनका वो जो नौटंकी है, जो बीजेपी को घेरने की या मोदी सरकार को घेरने की, हर बार ड्रामा करने की, वो नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। इस ट्रेड डील पर भी सब कुछ करेंगे। बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। ये मोदी और बीजेपी को नीचा दिखाने के चक्कर में देश का कबाड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं देश के साथ। एक टूटा फूटा देश, जगह जगह गली मोहल्ले में आग लगी हो, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाड़ियां चला रहा है, ये उसी में खुश है। अब जो किसान जो बोलने लगे हैं, ये वही किसान है जब पहले 1 साल बैठे रहे बैठ के, तब उनको जब पूछा जाता था पर्सनल लेवल पे, बताओ यार प्रॉब्लम क्या है। मैं इन किसानों की बात छोड़ो, पढ़े लिखे फौज के अंदर अफसर्स जिन्होंने स्टिकर लगाए हुए थे गाड़ियों में, नो फूड नो फार्मर नो फूड, जैसे कि फार्मर हमारे घर में फ्री में देता है। हम भी फार्मर हैं, हम उगाते हैं, मेहनत करते हैं, बेचते हैं सामान। तो तब भी पूछा जाता है कि भाई बताओ प्रॉब्लम क्या है। जब सरकार कह रही है कि ये फार्मर लॉ है, जिसने ये फार्मूला लगाने हैं लगाओ, जिस स्टेट में पुराना सिस्टम चलाने था ना पुराना चलाने दो। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी। अब वही पार्टी उठ के, वही लोग उठ के ये बोलने लगे हैं कि इसमें हो गया डील, अभी साइन नहीं हुई। टू बी ऑनेस्ट, मार्च में जाके शायद साइन होगी। एक ब्रॉड कंटूवर्स सामने आए हैं। जब तक उस पर कागज पे साइन नहीं होते, बड़ी हद हुई तो ये करेगा कि ठीक है, जो स्टील डील के ऊपर जो इसने जो टैरिफ, जिसने इनका एक आर्टिकल 232 है जिसके उसने मेटल के ऊपर टैरिफ लगाया था, वो हटा देगा तो चलो स्टील और मेटल्स का वो होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी। तो पर वही है ना, जब देश में गदर मचाना हो तो चाहे वो वही किसान यूनियन के, देखा ना उनको फिर वोट कितने मिले, इलेक्शन में लड़ा ना उनमें से एक यूनियन का हेड, जमानत हाँ जब्त चल। होगी, हाँ। है ना जी। तो ये है इनकी ग्राउंड सपोर्ट। पर इनका काम है, जिसको केजरीवाल कहता था कि एनार्की फैलाना देश में, एनार्की, मैं एनार्किस्टों खुद कहता था। तो अब देश को खुद समझना है भाई क्या करना है। जो ये बोल रहे हैं उसका जवाब तो वोटिंग से मिलता है। लेकिन बीच में मेरी यही है उम्मीद कि अभी ये जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, ये सरकार ना होने दे, क्योंकि बड़ा क्रूशियल सा टाइम है इस टाइम, हम बड़े सेंसिटिव नाजुक टाइम से गुजर रहे हैं जी। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है इस डील को लेकर, किसानों को जैसे गुमराह किया जा रहा है, उसमें आप सही कह रहे हैं कि दंगों की गुंजाइश भी है। और फिर सीआईए और जो वो सोरोस एंड कंपनी है, वो यही सब तो करते हैं। इन्हीं लोगों के बहाने तो सब कुछ किया जाता है। और इस बीच हमारे एनएसए अजीत डोभाल कनाडा भी गए हुए हैं, जहां से खालिस्तानी मूवमेंट या जहां से किसानों को भरपूर फंडिंग आती है। और वहां जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बाद तो कनाडा ने भी कहा ना, भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको लगता है ये सब कुछ सिनेरियो जो है टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल फिट है कि एनएसए वहां पहुंचे हुए हैं और ये सब हो रहा है? हाँ, उनको लग रहा है ना कि समय निकलता जा रहा है। कनाडा इनका सेफ हेवन था और पन्नू को सीआईए ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, ये इसमें कुछ ओपन सीक्रेट तो है ही नहीं। अब वहां पे ट्रूडो दफा हुआ और जो नई सरकार आई है वो यूएस को भी आंखें दिखा रही है और हमसे, क्योंकि देखो $4 बिलियन का तो हमारे स्टूडेंट्स एनुअल फीस देते थे कनाडा में पढ़ने के लिए, वो सारे का सारा बंद हो गया। कनाडा की जो दालें यहाँ पे आनी थी वो हमने लेने से बंद कर दी। कनाडा की इकॉनमी तो इस समय रैक हो चुकी है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ ना, जब आपको एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में जब आपका एक स्थान बनता है, और वो स्थान बनता है आपकी इकोनॉमिक पावर, आपकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर, इस सीक्वेंस में आप चलिए। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी स्ट्रांग है और डिप्लोमेट खराब है तो भी कुछ काम नहीं पड़ता। इकोनॉमी भी ठीक है, डिप्लोमेसी भी, आप पुतिन से भी बात कर रहे हो, जेलेंस्की से भी बात कर रहे हो, उस हिसाब की अगर आप इसराइल के साथ भी हाथ मिला के बैठे हो, आप पैलेस्टीन भी विजिट करने जाते हो, ऐसी डिप्लोमेसी हो बैलेंस्ड, और फिर पीछे मिलिट्री पावर हो, तो दुनिया झुकती है। और ये अगर आप इतिहास देखें कांग्रेस का, जो उनकी 60 साल सरकार रही, उसमें यही तो था। फौज को वंचित रखो, इक्विपमेंट मत दो,
सामान पूरे उनकी इंक्रीमेंट काट दो, पे कम कर दो, स्टेटस नीचे कर दो, यही किया कांग्रेस ने। आपको पता है एक जो डीसी होता है जिले का, डीएम, वो प्रोटोकॉल में किसी टाइम पे आर्मी के मेजर के बराबर होता था। और इसी ब्यूरोक्रेसी ने इसी गवर्नमेंट के नीचे चेंज कर करके तो अब मेजर साहब को तो बीडीसी मिलने से मना कर देता है आजकल कि मिलने जाए ऑफिस में। ये हाल है। तो फौज को उन्होंने वीक किया। इकोनॉमी के फरकच्चे तो आपको पता ही है, जो यूपीए 1 एंड यूपीए 2 में हुए जो स्कैम्स हुए, उन्होंने वहां भी हिट किया और हम बीमारू इकोनॉमी में चले गए। जब दोनों टूट गए तो डिप्लोमेसी का क्या कहना। जब आपकी 3 में से 2 चीजें फेल हो रही हैं तो तीसरा डिप्लोमेसी कौन सुनेगा आपको। अब बोलते रहो, नोबडी इज लिसनिंग। ये पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों फील्ड्स में हम एक्सेल कर रहे हैं। और इसलिए दुनिया कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम ऑफेंसिव नहीं है, हम अग्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर खालिस्तानियों को पाल के आप हमें हिट कर रहे हो और तो हम आगे से आपको कुछ हिट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और हिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। $4 बिलियन तो मैंने आपको वैसे बोल दिया, सिर्फ जो स्टूडेंट फीस में गई। जो 2 की 2.5 बिलियन की इनका जो प्लान था कि हर तिमाही में ये दाल एक्सपोर्ट करेंगे, वो खत्म हो गई। तो $14-15 बिलियन का आपका नुकसान हो गया। उस टाइम नुकसान हुआ जब आपकी इकोनॉमी में कुछ बचा ही नहीं है, वैसे टूट रही है। और अमेरिका कह रहा है कि तुम मेरी 51st स्टेट हो। तो उनको भी औकात आई। अभी ट्रंप से हाथ मिला है तो मुझे पक्का पता है कि ट्रंप को भी, उसको पन्नून को भी रात को नींद नहीं आती होगी, बिकॉज जब बड़े लीडर हाथ मिलाते हैं तो नीचे वाले गुर्गे साफ कर दिए जाते हैं। ये इतिहास गवाह है। तो ठीक है, उनको भी लग रहा है कि भाई ये कनाडा सॉफ्ट हो रहा है, भारत की बात सुन रहा है, दोवाल साहब वहां चले गए, ट्रंप ने हाथ मिला लिया, तो उनको भी लगता है कि जो जो हमने बम फोड़ना अभी फोड़ लें, इसके बाद हो सकता है मौका ना मिले। तो आपने जो कहा वो ऑब्जर्वेशन, मतलब हो पॉसिबिलिटी है कि गदर मचा लो अभी अभी, बाद में हो ना हो। जी। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में हमने पंजाब में देखा ना, खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए, कोई आरडीएक्स के साथ 4-4 पकड़े गए। फिर सरहिंद में एक ट्रेन के ट्रैक को उड़ा दिया गया, वहां भी बताया जाता है आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ। अब सीमा पार पाकिस्तान से कैसे ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, नशे की चीजें आ रही हैं, ये सब कुछ तो अचानक से जैसे स्लीपर सेल जाग जाते हैं वैसे हाल दिखने को मिल रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में अचानक से खालिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं, नारेबाजी होती है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो कनाडा में बैठे उनकी शय पर ही तो हो रहा है ना। तो इनको तो काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पर तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। तो जो K2 थ्योरी है आईएसआई की, उसमें बाकी खालिस्तानी एक्टिव जिस तरह से हो रहे हैं पंजाब में, उसे साफ लग रहा है कि आईएसआई फिर यहाँ एक्टिव हो गया। वहां कनाडा में बैठे हुए सीआईए सबके सब भारत के पीछे पड़ गए इस बहाने। इसमें बड़े मल्टीपल लेयर्स हैं। आ हम्म, जाकर तो यही है कि पाकिस्तान गेम खेल रहा है और खालिस्तानी कनाडा वाले यूएसए वाले एक्टिवेट हो गए हैं, वो तो है। पर उससे मैं ये समझना चाहिए कि वो हो क्यों रहे हैं, हमने उनको ये स्पेस क्यों दी। जब टेररिज्म पे कंट्रोल पाया गया और डेमोक्रेसी बहाल हो गई पंजाब में, तो हमारी सरकार ने अपना दफ्तर बंद कर लिया, ये सब ठीक है। अब ये रियलाइज नहीं किया कि कनाडा में बैठे हुए, यूएसए और यूके में बैठे हुए जो लोग हैं डिस्ग्रंटल काफ़ी, जो यहाँ से भाग के चले गए थे, जिनके ऊपर केसेस पेंडिंग है, उन्होंने वहाँ से वीडियो बना बना के अपलोड करने शुरू किए कि कैसे ब्लू स्टार हुआ, कैसे जुल्म हुआ, कैसे संत जी को मारा गया बड़े प्यार के साथ, और कैसे आर्मी और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाली निकालेगी, उसको संत जी बोलते रहे बिंडर वाले को। वो प्रोपेगेंडा जो पिछले कम से कम 25 साल से चल रहा है, उसका कोई काउंटर हमने नहीं किया। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन यहाँ से किसी ने वीडियोस नहीं बनाए। सोशल मीडिया का दौर स्टार्ट हो चुका था, पहले फेसबुक आई, फिर यूट्यूब तो था ही, फिर ये भी आया। कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ से। ना हमने उन वीडियोस को ब्लैकआउट किया, ना उनको हमने बंद किया। तो हुआ क्या कि पंजाब में एक बच्चा जो 14-15 साल का उठ के बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, वो वीडियो देखते हुए जवान हुआ है। तो वो समझता है कि भाई मेरे पंथ पे बड़ा अटैक हुआ। इसलिए एक जनरल जो हवा है ना पंजाब की, वो बदल गई। दूसरा रोल खेला एसजीपीसी ने, जो इनकी सबसे बड़ी धार्मिक बॉडी है। और हम सबको पता है कि जैसे कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था, एसजीपीसी को भी अंग्रेजों ने बनाया था। और ये एसजीपीसी है जो एक बंदा आके नमाज पढ़ के वो अगर वजू कर गया पवित्र सोरों में, तो उनका मुंह नहीं खुला। और एक लड़की ने योगा किया था, तो इसने, एक लड़की तिरंगा लगा के गई थी शर्ट पे, तो इन्होंने हल्ला किया था। तो वो भी देखिए कि वहाँ पे मैं खुद जब लास्ट टाइम स्वर्ण मंदिर गया हूँ, जब मैं हमेशा जब भी अमृतसर में होता हूँ तो हमारा दरबार साहब जाना बनता है, लेकिन मैं उस बार के बाद तो मैं कभी गया नहीं, क्योंकि उस टाइम सुबह सुबह जो शब्द चल रहा था वो ठीक था, शब्द में गलती नहीं थी। उसकी जो ट्रांसलेशन टीवी स्क्रीन पे चल रही थी, वहाँ हर 10 कदम पे, जब आप सरोवर की वो जो रैंप पे होते हो लास्ट, तो वहाँ टीवी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे जो उसकी ट्रांसलेशन थी
वो 100% उल्टी थी। मुझे पंजाबी तो फर्स्ट क्लास आती है, मेरे को गुरबानी भी मैं समझ लेता हूँ, सिख ट्रुप्स के साथ मैंने सर्विस की है। और वहाँ वो एक किसी शब्द का ट्रांसलेशन ये थी कि नेवर ट्रस्ट ए ब्राह्मण, बिकॉज ब्राह्मण जो होता है वो घर के अंदर बकरा मीट खाता है और बाहर ओम ओम करता है। ये हमारे किसी गुरु ने नहीं कहा, ये हमारे किसी शब्द में नहीं लिखा हुआ। तो वो जो पॉइजन फैला वो अलग हुआ। उसके बाद ये आम आदमी की सरकार बनी, तो जो रही सही कसर थी वो उसने पूरी की। उससे पहले अकाली थे, वो ड्रग्स ला ला के उन्होंने पूरी ड्रग ही कर दिया। ड्रग और टेररिज्म हमेशा, हथियार और ड्रग एक ही रूट पे चलते हैं, वो नेटवर्क सेम होता है, पूरी दुनिया का इफेक्ट है। और अभी जो पंजाब में हो रहा है, बीच में कभी बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी गोली चलती है, उसकी आधी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती, बताते ही नहीं। तो आप फिर उसको अपीज कर रहे हो। अमृतपाल सिंह जैसे बंदे को आपने इलेक्शन लड़ने दिया। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स तो लेगेसी वाली हैं, चाहे वो एसजीपीसी की थी या जो भिंडरावाले के साथ हुआ, जो ब्लू स्टार, वो तो लेगेसी होगी ना, वो हो चुका, कुछ नहीं कर सकते। कुछ हमारी अपीजमेंट में हम चले जाते हैं कि पंजाब में कुछ नहीं करना, जितना काम सिखों के लिए इस सरकार ने किया है। आपने भी दुनिया देख ली, हम भी अभी 56 साल हो गए, हमने दूसरी सरकारों को इनको मारते हुए देखा है। पर ऐसा दिमाग घुमा है इनका कि जिस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा किया वो इनके खिलाफ, जिस कौम ने इनको गुरुओं को मारा उनसे जफ्फियाँ डालना शुरू हो गए। तो आप देखिए, ये पैसा जब खेलता है ना, और आपके मुंह में जब पैसा ठूस दिया जाता है और आप एक कुत्ते की तरह भौंकने लगते हो, तो ये होता है। कोई लॉजिक, हिस्ट्री का कोई लेसन कोई दिख रहा है आपको कि यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? सब उल्टा हो रहा है। साहिबजादों को शहीदी हम याद कर रहे हैं, गुरुओं की शहीदियां हम याद कर रहे हैं, उसको किया किसने, कैसे किया, किस तरीके, वो हम भूल गए। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। आपकी 40% पॉपुलेशन लो लो सो कॉल्ड लो कास्ट सिख जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे वाले में जब आप देखेंगे तो आज आकर कहते हैं जट सिख हैं जी, जट सिखों को खालिस्तान चाहिए। लो कास्ट वाले कहते हैं भाई रामदासी हैं, दूसरे हैं, वो कहते हैं हमें क्रिश्चियन बना दो, ठीक है, पैसे भी मिलता है, स्कूल में बच्चे पढ़ा लेते हैं। तो ये स्टेट हमारी आंखों के सामने पिछले 10 साल में डिसइंटीग्रेट होती नजर आई है। इसके बारे में बहुत बार बात की है जी। मुझे हैरानगी होती है कि इस पे किया क्या गया, वो कदम नहीं मुझे दिखे होते हुए। ये जो आपने खालिस्तान के नारेबाजी देखी, ये पहली बात तो नई बात नहीं है। और उसका जो मूल कारण ये है कि एसजीपीसी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर एक म्यूजियम बनाया हुआ है ब्लू स्टार का। अगर आप उसके अंदर जाएं तो उसमें सबकी फोटोज, गोलियां लगी हुई, आंखें फटी हुई, मुंह फटा हुआ, और सब कहानी उनको ग्लोरीफाई किया गया है। तो सरकार ने उसको, और आज नहीं बना, वो म्यूजियम काफी साल से बना है। तो आपने एक वहां पे एक सुलगता हुआ अंगारा रखा हुआ है, नए पीढ़ी के बच्चे आते हैं, वो देखते हैं। और फिर नई पीढ़ी की प्रॉब्लम क्या है कि वो ड्रग की तरफ चली गई, काम करती नहीं, घर में प्रेशर डालते हैं। तो पहले कनाडा भाग जाते थे, अब वहाँ पे वीजे नहीं मिल रहे, तो अब पहले तो बोलते थे पीड़ित हैं जी, हमें सरकार, भारत सरकार हमारे पीछे पड़ी है। तो और आपने जमीनें बेच दी, वहाँ बिना वीजा के पहुंचे, वहां से किसी ने उठा के, किसी जर्मनी ने उठा के बाहर फेंक दिया, कभी किसी फ्रांस से पकड़े उठा के बाहर दिया, वहां पहुंच भी गए तो वहाँ एक्सप्लॉइट हुए। तो सारे यहाँ से भागने में लगे हुए हैं, सारे यहाँ से भागना चाहते हैं और खालिस्तान यहाँ बनाना चाहते हैं। वो खालिस्तान खालसा बेस होगा कि खाली होगा, जिसमें सिर्फ स्थान ही रह जाएगा, आपके बच्चे तो होंगे नहीं। और जो आज इकॉनमी पंजाब की चल रही है, आप देखिए कि कोई कोई बड़ी ब्रांड पंजाब में इन्वेस्ट करके राजी नहीं। कोई ज़माना था पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता था, आज ये ज़माना है कि वहाँ कोई आना नहीं चाहता। आपका वाटर लेवल नीचे चला गया, आप इतना फर्टिलाइजर यूज़ करते हो एक साल में 4 फसलें निकालने के चक्कर में, कि कैंसर की बीमारी पंजाब में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से बठिंडा, और बठिंडा से वो आगे जाती है बीकानेर, उसको कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, क्योंकि बठिंडा में जब खाली होती है तो उसमें सारे कैंसर पेशेंट उस हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे इलाज सस्ता है। तो ऐसे वाला जब आया, एम्प्लॉयमेंट है नहीं और बच्चे आपके काम करना नहीं चाहते, और जो आके मजदूरी कर रहे हैं उनको आप बिहारी बिहारी कह के उनको मारते हो। तो ये सिक्खी की टीचिंग से कहाँ को कहाँ निकल गए, ये अब इनके बुजुर्गों को, जिन्होंने वो टाइम भी देखा है और जो जिनको फ्यूचर भी दिख रहा है, उनको सोचना होगा। सरकार तो मुझे लगती नहीं कुछ करेगी, वो इसको टच नहीं करना चाहती। तो एक ओवरऑल एक सैड सिचुएशन है। बट हाँ, कनाडा से थोड़ा दबाव पड़ेगा, अमेरिका से रिलेशन ठीक होंगे तो उनकी फंडिंग वगैरह बंद होगी। जब फंडिंग बंद होगी तो फंडिंग के बिना तो कुछ होता नहीं, आपको पता ही है। तो दैट है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स जो हम ले सकते थे एज एज ए कंट्री, वो नहीं हम्म। लिए गए जी। बिल्कुल वो नहीं लिए गए, और ऊपर से जो सरकार इस वक्त वहां काम कर रही है वो भी तो
पन्नू से फंडिंग लेती है ना, पन्नू वीडियो बना बना कर उनकी पोल पट्टी खोलता तो है, तो वो भी फंडिंग लेती है, इसलिए चुप बैठी रहती है। इसीलिए अमृतपाल को पकड़ने में 38 दिन लग गए थे पंजाब पुलिस को, बताइए। वो बिल्कुल। पंजाब पुलिस को 6 घंटे में पकड़ लेती। वो उसने तब पकड़ा उसको जब केंद्रीय बल वहां पहुंचे, उनकी मदद से पकड़ा गया। आप सोचिए, अमृतपाल ऐसा स्टेटस एंजॉय करता था वहां पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एनएसए, अजीत डोभाल वहां गए हैं तो वहां के जरिए नकेल जरूर खसी जाएगी इन खालिस्तानियों की, जो एक्टिव हो रहे हैं अचानक से। हाँ, लाइकली है, तभी तो गए हैं, बाकी कनाडा घूमने तो जाएंगे नहीं वो। ये पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए जो भगवंत मान है आजकल विदेशी दौरों पर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगाई है ना कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। इसीलिए बिल बिला रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा कि हम तो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रहे थे विदेश, वो भी नहीं करने दे रही है सरकार। अपने देश की कंपनियां ना वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करती हैं ना पंजाब में इन्वेस्ट करती हैं। विदेशी बेवकूफ़ है, जो बिलियन डॉलर या मिलियंस में जो बिजनेस कर रहा हो उसको नजर नहीं आता क्या हो रहा है। वाई विल ही कम टू पंजाब। वेस्ट बंगाल में टाटा ने हिम्मत रखी थी ना नैनो बनाने के लिए, फिर पूरा ताम जाम उठा के आना पड़ा वहां से। उसके बाद बंगाल की हालत देखो। और ये पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, केरला हो गया, इनका डेट तो देखो आप कितना है। फ्री बीज बांट बांट के और आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो। अगले बोलेंगे अपनी बैलेंस शीट दिखाओ जरा, तो ये पता चला कि बिल्कुल। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने घाटे में चल रहे हैं। बिजली वालों को पैसे नहीं दिए, इरिगेशन वालों को पैसे नहीं दिए, बिल पे नहीं हुए, तो कौन आएगा यहाँ पे। ठीक किया, इनको को जाने की जरूरत नहीं, उल्टा और खर्चा करेंगे। और फिर नाम और बदनाम करेंगे। ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट में क्या क्या गुल खिलाए, वो किसी से छिपे हुए थोड़े, तस्वीरें तो आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। एक चीज और ये जी। बताइए कि जैसे ही हमारी अमेरिका के साथ डील हुई, उसके बाद जो नक्शा शेयर किया था अमेरिका ने भारत का, जिसमें पीओजे के, अक्साई चीन, ये सब कुछ, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सब भारत में दिखाए गए थे। उससे बड़ी मिर्ची लगी चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। और चाइना को जो मिर्ची लगी उसका असर कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी पर भी हुआ होगा ना शायद, और इस प्रोपेगेंडे से जो चल रहा था उसका भी कनेक्शन होगा। वो तो हमेशा देखो, चाइना एक स्लिपरी करेक्टर है, कभी सामने सामने लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो यही कुछ करेगा, उसका यही मॉडल है लड़ने का। दूसरे देशों में अपने कल्टीवेट करो सोर्सेज, और उनके उनके थ्रू आप उस देश में आग लगा दो। ये चाइना ने पहले बहुत बार किया है, कोई नई बात नहीं है। तो उसमें देयर इज नो सरप्राइज। बट ये जो नक्शे की बात है, अगर आपको याद होगा, जब हमारा रिलेशन अच्छे थे यूएसए से पहले, तो गूगल ने लाइन ऑफ कंट्रोल हटा दी थी। गूगल के नक्शे में एलसी नहीं दिखती थी, पूरा बाउंड्री दिखती थी, लेकिन प्रिंटेड नक्शे में कटा हुआ भारत दिखता था। तो मैं जब मुनीर लंच करने गया था, तो मैंने काफ़ी शोज़ पे, इंक्लूडिंग आई थिंक आपके शो में भी कहा था कि एक दिन आएगा भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो नॉर्मल होंगे धीरे धीरे। अभी सट लगी है तो डेंट पड़ गया, लेकिन फाइनली टर्न अराउंड होगा। जब वो होगा ना, तो नक्शा नुक्शा तो ठीक है अंजू जी, आपको आसिफ मुनीर उड़ता हुआ नजर आएगा। उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जनरल जिया को ऐसे किया था इन्होंने, और जिस बंदे को आपने मोहरा बना के भारत के खिलाफ खड़ा किया प्रेशर डालने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, तेल निकालेंगे, वो कुछ सबको पता था। अमेरिकनों को पता नहीं था कि वहाँ कोई तेल वेल नहीं है। हमें पता है, अगर तो उनको नहीं पता। वो एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया गया था। उधर से टैरिफ की धमकी, इधर से कि मैं तुम्हारा जो, जिनको तुमने पीटा है सिंदूर में, वो हमारा दोस्त है, अभी तुम पीट नहीं सकते। और जो न्यूक्लियर वाली कहानी थी उसमें वो अलग एंगल था। तो अब समझ आता है कि वो मुनीर को बिठा के खाना खिलाना जो था ट्रंप का, जिसमें बर्गर ही खाता है जी खाने में और कुछ नहीं खाता, तो वो जो बर्गर खिलाया उसने उसको, वो बेसिकली एक बलि के बकरे को उसने हमारे ऊपर एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करने के लिए, और ऑफ कोर्स चाइना से पाकिस्तान को दूर करने के लिए, जिसमें वो फंस गया चुंगल में। आज तक अमेरिका और चाइना के बीच में हमेशा बैलेंस बना के चलता रहा पाकिस्तान, हमेशा। उधर से पैसे ले रहा है, इधर सी पैक बना रहा है, ये कर रहा है। लेकिन ट्रंप जो जो कितना मुंह फट है, उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जा तो मेरे साथ हो, जा किसी और के साथ हो, ये उनकी गोद में बैठ के। अब चाइना नाराज, उधर से हमारा प्रेशर काम नहीं किया तो हमारे से दोस्ती करनी पड़ गई। तो जब आप किसी ऐसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हो दूसरे बंदे को तंग करने के लिए, और वो दूसरा बंदा फाइनली फिर आपका दोस्त बन जाता है, तो जो बंदा आपने बीच में डाला होता है, इंसर्ट किया होता है, उसको हटाना पड़ता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप, हमें क्या लगता है, लोग जो मर्जी बोलें, ट्रेड डील ऐसे हो जाएगी कि चावल नहीं आएंगे जी, मक्का नहीं आएगा जी, डेयरी की फीड नहीं आएगी, ऐसे थोड़ी होगी। जो वीज़ा पे रोक लगी है, जो और इश्यूज हैं, कानून है, पाकिस्तान को जो अपने गोद में बिठाई, सारे इशू डिस्कस होते हैं टेबल के ऊपर।
ऐसा कोई नहीं है आइसोलेशन में। अगर ये इतना सिंपल होता तो अमेरिका को नहीं पता था, जो यूएन ईयू ने किया तो वैसे कर लेते, एग्रीकल्चर को साइड में रखो, डेयरी को साइड में रखो, डील साइन कर लो। तो जब बैठेंगे, जब बातें होंगी तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेड डील का पार्ट बनेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो बोली भी नहीं जाएंगी पब्लिकली वो डिस्कस होती हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि भारत क्या कहेगा कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसे दोस्ती बना के रखो कि हमें आंखें दिखाओ और हम ट्रेड करेंगे? तो ये तो समझने वाली बात है। लेकिन क्या है ना, लोगों को सेंसेशनलिज्म थोड़ा सा, कुछ जिसको बोलने और सुनने में बड़ा मज़ा आए, चटकोरे लगा के, उसकी आदत है। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा ठंडा डिश होती है, उसको ऐसे खाया जाता है आराम से। सेंसलाइज करने के कारण से काम नहीं चलता। तो ठीक है, लेट्स सी तो कहाँ आपको लग जाती रहा है है। तो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका जो है वो पन्नू और मुनीर को बलि का बकरा बना देगा? हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अननोन वहाँ कमाल कर जाए, ऐसा दिख रहा है आपको? क्योंकि नक्शा शेयर करने का मतलब तो ये है कि कोई इशारा भारत को हुआ है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको जब बात हुई होगी तो ट्रेड तो कहते हैं ना, भी कुड़माई करने के रिंग सेरेमनी थोड़ी होती है, उसके पीछे दाज दहेज दहेज की बातें नहीं होती, लेन देन की हुँ, बातें नहीं होती। चाहे लड़के वाले बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बात तो होती है ना। लोगों को नजर आता है, अंगूठी पहनाई जी, तालियां बजाओ, केक काटो, तो वो तो सेरेमनी है। उसके पीछे जो बातें होती हैं कि भाई दहेज लेंगे नहीं लेंगे, बेटी नौकरी करे, जॉब करेगी नहीं करेगी, हम इसको ये करेंगे, हम इसको ये, 100 बातें डिस्कस होती हैं फैमिलीज में। हुँ, क्योंकि इस ऑल इनकम्पेंस, आप सगाई पहन के साथ फेरे लगा के शादी बोला खत्म हो गया, ऐसी थोड़ी ना बात हो। दो फैमिली जब बनती है आपस में तो वो तो बड़ा कैनवस होता है। इसी तरीके जो हमारा और अमेरिका से डील हुई है, अगर ये हम समझ लें कि चावल और मक्का और उसके ऊपर हो गया तेल और एयरक्राफ्ट पे हो गई, तो ऐसे नहीं होता ना। तो इसलिए आज नहीं, जब ये ट्रंप के साथ खाना खा रहा था, मैंने उस दिन कहा था एक दिन आएगा ये सीआईए के हाथों मारा जाएगा, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। मुझे हैरानगी नहीं होगी कि थोड़े दिनों बाद आपको पता चला कि इमरान खान जेल से बाहर आ गया। तो अब क्या डिस्कस हुआ है, हमने क्या बोला है, वो अभी ना आपको पता ना मेरे को पता है। हम तो कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं कि ऐसे बात होती है देशों के बीच में, ऐसे देश जो बड़े हों और जिनके बीच में एक इरिटेंट बैठा हो, जिसको एक पाल रहा हो और दूसरा मार रहा हो, तो ये बातें डिस्कस होती हैं। बाकी देखते हैं, समय बताएगा। दिनों में नहीं तो महीनों में देखेंगे, महीनों में नहीं तो सालों में। लंबी गेम है, लेट्स सी। कि जब मेरी आपसे इस बारे में पहले भी बात हुई तो आपने कहा था कि जब भी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगी तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को फेवर कर रहा है वो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और मैप के सामने आने के बाद मुझे भी आभास हुआ कि कहीं ना कुछ खेल हुआ है। लेकिन ये जो बांग्लादेश है, इनके साथ जो ट्रेड डील की बात हो रही है, 19% टैरिफ की बात हो रही है, इनको तो यहाँ तक कहा गया है कि डील जो होगी उसके बारे में वो खुलासा ना करें कि क्या डील होने वाली। ये सब शर्तें क्यों? आप 2 दिन वेट कीजिए, इलेक्शन होने दीजिए बांग्लादेश में। परसों है ना, थर्सडे को। यहाँ तो बड़ा कुछ होना है। मैं तो ये भी बोल चुका हूँ कि बांग्लादेश हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे। तो अमेरिका से जब डिस्कस होगा, ये वही अमेरिका है जिसने कहा था बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के हवाले करता हूँ। हम्म, तो देखिए, कई मैसेजिंग होती हैं। अगर आप एक टूटे हुए रिलेशन को दोबारा ठीक करना चाहते हो तो आप वहीं जाना चाहते हो ना, स्टेटस को, कि जहाँ खराबी हुई थी उससे पहले चलो। तो उस हिसाब से बात करोगे तो बांग्लादेश पे डिस्कस हुआ होगा। पर बांग्लादेश का क्या है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है इलेक्शंस के ऊपर, अभी क्या होने वाला है। बट अगर हमारा टैरिफ 1% कम है बांग्लादेश से, वियतनाम से कम है, पाकिस्तान से कम है, तो ये क्लियर क्लियर वही जो बात आपकी हुई कि भाई देखो, हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग तो बनी है। और इनके नाम तो आए ही होंगे ना। इनके नाम आए होंगे तभी इनको 1% एक्स्ट्रा रखा है। चाहे हमने इंसिस्ट किया, चाहे अमेरिका ने खुद ऑफर किया, वो बात की बात है। बाकी उनको क्यों नहीं बोला बोला जाए कि तुम बोलोगे नहीं, ये नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है कि ये सारा जो डील होगा इट विल बी ऑल इनकम्पासिंग। उसमें बांग्लादेश भी डिस्कस होगा, नेपाल भी डिस्कस होगा, उसके अंदर पाकिस्तान भी डिस्कस होगा, चाइना भी डिस्कस होगा। चाइना और पाकिस्तान को तो उन्होंने दे दी उंगली, वो नक्शा बना के। बाकी ये है कि उसमें देखो, अमेरिका को भी आप इतना ना समझे ना, प्यार वो दूध से धुला हुआ तो है नहीं। अगर हमें पीओजे के दिखाना था उसने, तो सचिन वाला नक्शा क्यों उसने बनाया? तो उसने वो चाहता है कि हमारे और चाइना के बीच में टेंशन हो। वेरस हमारे और चाइना के बीच में एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग चल रही है आज की डेट में। चाइना खुद बुरे हाल से बीत रहा है।
तो वही बात है कि अमेरिका पे भरोसा करना भी आंख बंद कर तो कर नहीं सकते। तो इस सिंबलिज्म में भी देखो अब क्या कर रहा है, वो एक क्रिएट टेंशन पॉइंट क्रिएट कर रहा है चाइना और हमारे बीच में। चाइना ने स्टेटमेंट भी दिया है, तो बाकी पाकिस्तान तो ऐसे ही है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी है, देयर इज नो, कहते हैं ना कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट, और हर देश वही कर रहा है, हम भी करेंगे। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद आप ये भी तो देखो कि अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि गलवान जब हुआ था 2020 में, उसके 7 दिन के बाद चाइना ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, डीकपलिंग टेक्निक से किया था, और उसकी मंशा भारत को लेकर बड़ी खतरनाक थी। 6 साल बाद ये खुलासा अमेरिका ने क्यों किया, तब जब डील भी हो गई और भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं? यही है ना, वो चाहता था कि हम चाइना से लड़े, और 1962 की भी जो लड़ाई थी, चाइना ने जो हमारी पिटाई की, उसका कारण यही था। अमेरिका बहुत कुछ कर रहा था तिब्बत में हमारे थ्रू, उसके अभी पेपर्स आने शुरू हो गए, मैंने भी लिखा उसके ऊपर एक पेपर, कि ये 62 की लड़ाई जो थी वो CIA के कारण हुई थी, और वही टेम्पलेट ने सोचा कि 2024-25 2020 के बाद हम फिर लगाएंगे, इनको दोनों को लड़ाएंगे। हमने बुद्धिमत्ता दिखाई, ठीक है, गलवान में हो गया, लोग उसमें उसको नहीं बढ़ने दिया, कैलाश रेंज पे टैंक्स आ गए, हमने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, खत्म होगी बात। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अमेरिका जो चीज कर नहीं सका उससे बाज आ जाएगा, बिकॉज उसका नंबर 1 कॉम्पिटिटर चाइना है, तो और उसके पीछे पीछे हम है ना, हम भी तो कॉम्पिटिटर ही हैं उसके। हमने जो हिम्मत दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है, देखिए आप, भारत ने जो अमेरिका की डील पे कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की किसी ने। और पीयूष गोयल जी पहले दिन आए तो वो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो डील की बात छोड़ के राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए थे। तो बेसिकली ये हो गया था अमेरिकन, अगर आप मीडिया को देखें तो उनका ये कहना था कि भाई भारत आगे निकल चुका था। EU की डील तो एक टर्निंग पॉइंट थी, हमने 7 ट्रेड डील्स की हैं पिछले 6 साल में, एक दो अभी और होने वाली टेबल पे है। और जो हमने मार्केट्स नहीं ढूंढी, अमेरिका का एक्सपोर्ट खत्म होने, जो नखरे करने शुरू किए, उसके बाद तो भारत का ये हो गया था, भाई मैं चली, देखो कौन सी प्यार की गली, तूने आना है तो आजा, आई डोंट केयर। और वो आया, लेकिन आया मजबूरी में, इसका ये मतलब तो नहीं हमसे उसको मोहब्बत होगी ना। अमेरिका को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ये कुछ करता रहेगा, वो चाहेगा हम चाइना से लड़े, हम नहीं लड़ेंगे मगर। तो ये है। CIA ने जो एंड रिजिम चेंज का ऑपरेशन भारत में गुपचुप तरीके से चला रखा है, चल रहा है, आपको लगता है उससे बाज आ जाएंगे ये लोग? इतना ट्रस्ट अमेरिका पर किया जा सकता है? ना, नेवर। क्योंकि उस रजीम चेंज में अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है, और डीप स्टेट जो है वो ट्रंप के भी काबू में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सोरस से तो बनती नहीं इसकी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आता है चुन के, अंजू जी, तो उसको एक कॉरिडोर दिया जाता है कि तू इसके अंदर जो दौड़ना दौड़ ले, लाइन, सीधी लाइन नहीं मारता कोई कि आप उसको लाइन के लकीर के फकीर, नो, उसको एक लिबर्टी दी जाती है, जो उनके डीप स्टेट कह लीजिए या इनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थिंक टैंक्स हैं, कि भाई देख इसके बीच में तूने जो करना कर ले, इसके आगे पीछे स्टेप आउट नहीं करना। इस देश ने अपने प्रेसिडेंट मारे हैं 4, 5वां बच गया था, और ये छठा इसको, इसके कान को छू के निकल गई थी। हम्म। जब ये थोड़ा ज्यादा वोकल हो रहा था, तो चार्ली किर्क को ठोकर उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि तू सुधर जा। तो आप व्हाइट हाउस में मोनिका लेविंस्की के साथ जो करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक लिमिट के बाहर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप दादागिरी जो जो वो कर रहा है उसके बिना परमिशन के नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्लियर है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इसका बोलने का स्टाइल है, हमें लगता है हर चीज़ ये कर रहा है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक थिंक टैंक्स हैं। इसने जो बोलना है, बेसिक चीज़ों को छोड़ के ना, बाकी सारी चीज़ें सोचे समझे तरीके से की जाती हैं। जब इसने टैरिफ की गेम स्टार्ट की थी, तो आपने देखा इसने जाते अलास्का में प्यूटिन से हाथ मिलाया, तब भी हमने बात की थी, इनका कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी यूरोप के ऊपर। फिर उसने चाइना को बोला कि तेरे को बाद में करेंगे, टैरिफ बाद में लगाएंगे, हमारे पीछे पड़ गया। हमारे पीछे पड़ा तो प्यूटिन ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, चाइना और भारत बहुत रिस्पेक्टेड बड़े बड़े देश हैं, इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चाइना ने उठ के बोला कि जो भारत के साथ कर रहे हो तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये तो गेम उल्टी पड़ गई इसकी। तो प्लान बी उसके बाद क्या हुआ, इसके मिनिस्टर ने बोला भी माफी मांगेगा मोदी, 2 महीने रुक जाओ, तुम सॉरी बोलोगे तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। वो एक कैंपेन शुरू हुई जिसमें ट्रंप पीछे हट गया, और उसके जो लुटने फुटने को आगे आने शुरू हो गए, फिर वो भी नहीं चला। ऊपर से क्या कहते हैं, सोने पे सुहा सुहा ये हो गया कि EU की डील जो 7 साल से 18 साल से फंसी हुई थी शायद, हाँ, वो बाईस थ्रू साल हो गई 22 साल। तो फिर उसने एक अपना जो भी प्लान B C जबरदस्ती जो भी बनाया होता है हमेशा, तो उसने डील कर ली।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बड़ा सब ठीक हो गया। और रहीमन धागा प्रेम का वैसे कहते हैं, तोड़ो चिटका टूटेगा तो गांठ तो लग जाती है। और वैसे भी अमेरिका को ट्रस्ट कौन करता है, आप बताओ। पर एक अच्छी बात हुई, देखिए गलवान हुआ था ना, उसमें हम सो रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, कि चल रहा है सब ठीक है, जब पाकिस्तान को हम चेप देंगे, चाइना ठीक है। हुआ तो उसके बाद जो चेंजेस आए हमारी आर्मी की थिंकिंग में, जो उसका जो डेमो आप देखा सिंदूर में, वो कैपेबिलिटी जो बनी ना सिंदूर वाली, मोस्ट ऑफ इट केम आफ्टर गलवान। इसी तरीके से जब अमेरिका ने हमें ये झटका दिया, तो जो हमारे ट्रेड रिलेशन बने ग्लोबल साउथ के साथ, रशिया ने कहा हमारी मार्केट खुली, आप आ जाओ। ईयू के साथ हुआ, यूके के साथ ट्रेड डील अलग से हुई हमारी। तो ये भी हमारे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, आपको 10 साल के बाद जब हम बैठ के स्टडी करेंगे, जो भी स्टूडेंट स्टडी करेंगे उनको लगेगा कि एक टर्निंग पॉइंट था कि ट्रंप के इस करतूत के कारण भारत एक जो 20 साल में होना था शायद, वो 10 साल में हो गया। सिमिलरली गलवान के जो हुआ, जो कैपेबिलिटी हमने उसके 4 या 5 साल में पैदा की, अगर ऐसे पड़ा रहता, बुद्ध का देश है, तो 15-20 साल में होती। सो मैं तो उसको पॉजिटिव वो देखता हूँ। बिना विश्वास किए, अंधविश्वास किए बिना डील करेंगे, चाइना के साथ भी करेंगे, अमेरिका के साथ भी करेंगे, और अपना स्ट्रेंथ गेन करते रहेंगे। जी। बिल्कुल। और फिलहाल तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में क्या होता है, मुनीर का क्या होता है, पन्नू का क्या होता है। एनएसए गए हुए हैं तो पन्नू को भी कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रत्यर्पित कर दिया जाए भाई। अब सीआई के किस काम का है वो, अमेरिका की भी किस काम का। अगर भारत ही नकेल कस रहा है खालिस्तानियों की, तो फिर तो इनको कुछ ना कुछ भारत पर भरोसा, भारत उन पर भरोसा करे, उसके लिए भी ये मेजरमेंट हो सकती है कि भाई इसको दे दिया जाए। तो कुछ भी हो हो सकता सकता है, जियो पॉलिटिक्स है। है, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ ये तो चलाई है, जब भी प्रेशर पड़ता था तो एक टेररिस्ट पकड़ के उनको पकड़ा देता था। जो गुआंटेमाला में पकड़े पड़े हुए थे, वो कौन थे, ये तो पकड़ पकड़े देता था उनको। अल जवेरी जो था, अलकायदा का नंबर 2, लादेन के बाद नंबर 1 जो था, वो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करता रहा। उसका पूरा इलाज पाकिस्तान ने अपने करवाया, अमेरिका उसको ढूंढ रहा है। लादेन तो को ढूंढ ही रहा था, वो तो मार ही दिया। तो एक टाइम आया, पाकिस्तान उसको वापस भेजा काबुल, जब वो देखा ये ठीक नहीं होने वाला। और काबुल के किस घर में बैठा, अमेरिका को खबर दे दी। मिसाइल खिड़की के अंदर से आई, बिना बिल्डिंग को उड़ाए उसको उड़ा के चली गई। तो ये एक बार थोड़ी करता है, ये पाकिस्तान तो शुरू से करता है कि भाई मेरे को तंग मगे, ये ले जाए एक और अनवांटेड लिस्ट में से एक और पकड़ ले, लादेन चाहिए, वहाँ चल अपना हेलीकॉप्टर भेज, हमें कुछ नहीं पता, मार दे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, उस लेवल पे ऐसी डील्स हो जाती हैं। तो अगर प्यार मोहब्बत दिखानी है अमेरिका ने, तो उसके बदले में अगर पन्नून फन्नून का कुछ बना तो नॉट अ बिग डील, पॉसिबल। हाँ, अभी तहव्वुर राणा भी तो दिया है ना 2008 वाला, तो हाँ। और भी लोग आ सकते हैं आने वाले दिनों में। या लेकिन लेकिन ये भी आप सच कह रहे हैं कि जो बहुत शातिर बनता है पाकिस्तान, या उसका वो जो फील्ड मार्शल है मुल्ला मुनीर वगैरह, ये सब भी ऐसे ही निपटे जाएंगे कि खिड़की खुली थी वहीं से आ गए और वहीं से निपट गए, बिजली को कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल तो नजरें बांग्लादेश के चुनाव पर है, कैसे होते हैं, कौन जीत कर आता है, आईएसआई की कितनी वहां पर चलती है, जमात की कितनी वहां पर चलती है, सबकी नजर उस पर है। लेकिन आपने बड़े विस्तार से बहुत सारे मुद्दों पर बड़ी अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला कर्नल रैना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय हिंद। जय हिंद।